इसका जो पर्पस ये है वो ये है कि आप बच्चों को एमटीकैट सेशन के बारे में गाइड करें। एवरीथिंग अबाउट एमटीकैट आपको एमटीकैट की A to Z हमने एक्सप्लेन करनी है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सुपरफिशियल चीज़ों से, जो मोटी मोटी चीज़ें होंगी हम वहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी डेट्स पे आते हैं। डेट से स्टार्ट हो रही है सितंबर 7 से सितंबर 30 तक, यानी ये 23 डेज में आपका टेस्ट कंडक्ट होगा। एक चीज़ याद रखनी है आपने। दूसरी चीज़ आपने याद रखनी है कि ये 20 डिफरेंट सेंटर्स पे होगा, और सेंटर्स की सिलेक्शन जब आप अप्लाई कर देते हैं ऑनलाइन तो आपको ऑप्शन दिया जाता है कि आप कौन से सेंटर में टेस्ट देना प्रेफर करेंगे। तो वो आप अपनी चॉइस पे सिलेक्ट कर सकते हैं कि मैं इस सेक्शन में इस सेंटर पे अपना टेस्ट देना प्रेफर करूँगा। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है, 25 मई से इसकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुई थी और ये 5 जुलाई तक सिंगल फी के साथ रजिस्ट्रेशन चलेगी। और 6 से 15 जुलाई तक आप अप्लाई कर सकते हैं, मगर आप डबल फी देंगे। मगर मतलब अब अगर बच्चा कोई अप्लाई करना चाहता है हैंडीकैप के लिए तो वो डबल फी देगा। 3 दिन रहते हैं स्टिल, अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, बट आप डबल फी देंगे। अप टू 11 जून स्टैटिक्स हमारे ये बताते हैं कि 1,30,000 स्टूडेंट्स ने अप्लाई कर चुके हैं और रजिस्ट्रेशन उनकी हो चुकी है। अब एक चीज़ याद रखनी है कि आपने ये नहीं सोचना कि यार सिर्फ 3500 बच्चों का सिलेक्शन होनी है और 1,30,000 बच्चों ने ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं, तो भाई इतना ज़्यादा कंपटीशन है, हमारा एडमिशन हो गया है। मैं यहाँ पर खड़ा ये सोच रहा हूँ कि यार मेरा एडमिशन हुआ होगा या नहीं। ये सामने अली भाई खड़े हैं, ये भी यही सोच रहे होंगे मेरा एडमिशन होगा या नहीं, मैं तो रह जाऊंगा। 1 लाख बच्चा है, मैं 3500 में सिर्फ एडमिशन लेना, तो ये आपने डरना नहीं है। हमेशा याद रखें चैंपियन वो होता है, जीतता वो है जिसमें कॉन्फिडेंस होता है, और नहीं आपने ओवर कॉन्फिडेंट होना है। कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस में डिफरेंस रखना है। राना इकबाल कहता है तायला होती उस रिस्क से मौत अच्छी, जिस रिस्क से आती हो परवाज में कोताही। सर ऐसी लर्निंग जो आपको ओवर कॉन्फिडेंट बना रही है उससे मौत अच्छी है। क्यों? क्योंकि उससे आपकी परवाज में कोताही आती है। परवाज में कोताही तब आती है जब आप ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं। ना ही आपने फियर लेना है, ना ही आपने ओवर कॉन्फिडेंट होना है। आपने कंसिस्टेंसी शो करनी है और आपने एडमिशन लेकर दिखाना है। अब हम आते हैं टेस्ट की तरफ। तो इसके टोटल मार्क्स हम बात करते हैं, वो इसके टोटल मार्क्स आपको 200 है। लास्ट ईयर जो टोटल मार्क्स थे वो 210 थे, तो आपको 10 मार्क्स की डिडक्शन होगी, आपकी सहूलत दी गई है। टाइम पे आते हैं। टाइम इसका 3.5 आवर्स है। अब एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि 3.5 आवर्स बहुत ज़्यादा टाइम है। हमारा जब एमटीकैट का टेस्ट हुआ था तो हमें सिर्फ 2.5 आवर्स दिए गए थे, आपको 3.5 आवर्स मिल रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आपको 1 आवर एक्स्ट्रा मिल रहा है। पर एमसीक्यू जो टाइम है वो आपको ज़्यादा मिल रहा है। हमें 45 सेकंड पर एमसीक्यू मिल रहा था, आपको 1 मिनट और 5-6 सेकंड मिल रहा है पर एमसीक्यू। ये बहुत ज़्यादा टाइम है थिंकिंग के लिए। अब इसमें आपने करना क्या है कि जो आसान एमसीक्यूज होंगे उनको जल्दी करना है, ताकि आप जो मुश्किल एमसीक्यूज हैं आप उन पर एफर्ट कर सकें, उन पर टाइम स्पेंड कर सकें। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पासिंग क्राइटेरिया पे आते हैं। अगर आप एमबीबीएस के एस्पिरेंट हैं, आप एमबीबीएस में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आपका पासिंग क्राइटेरिया 65% होगा। 65% का मतलब ये है कि आपको एटलीस्ट 130 आउट ऑफ 200 एमसीक्यूज आपको आपके ठीक होने चाहिए। अब पासिंग क्राइटेरिया का मतलब क्या होता है ये क्लियर कर दो। पासिंग क्राइटेरिया का मतलब ये नहीं है कि आपने 130 कर लिए तो आप एमबीबीएस का एडमिशन हो गया, नहीं। पासिंग क्राइटेरिया का मतलब ये है कि आपके 130 ठीक होंगे तो आप एबल होंगे अप्लाई करने के लिए फॉर अ मेडिकल कॉलेज। ये आपने डेंटल में एडमिशन लेना चाहते हैं तो डेंटल में जो पासिंग क्राइटेरिया वो आपका 55% है। 55% का मतलब ये है कि आपको सिर्फ यानी कि 110 आउट ऑफ 200 पास करना जरूरी है। अगेन इसका मतलब ये है कि आपके अगर 110 करेक्ट हैं तो आप एडमिशन के लिए अप्लाई करने के काबिल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं और आपका आगे मेरिट बनेगा। सिलेबस पे आते हैं। सिलेबस 2021 के और 2022 का ऑलमोस्ट सेम है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। सिर्फ एक चीज़ रिमूव की गई है, वो आपने याद रखी है, दैट इज द गाउट टॉपिक। गाउट का जो टॉपिक है वो रिमूव्ड है, ठीक है, बाकी आप सेम है। पीएमसी की जो आप वेबसाइट है आप उसके सिलेबस आप फाइंड आउट कर सकते हो। जो एक मैं आपको बात बताने वाला हूँ ना, आप सबने ध्यान से सुन लेनी है। ये हमारे जो वर्कर्स हैं, मॉडरेटर्स हैं फेसबुक पेजेस पे जिनके कनेक्शंस होते हैं हायर अथॉरिटीज़ के साथ, ये उनके थ्रू मुझे बात पता चली है।
वीपी अली रजा के अकॉर्डिंग, जो कि पीएमसी का वाइस रह चुका है, वीपी रह चुका है, उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि एक बात याद रखें, भले ही पीएमसी आ चुके हैं बट पीएमसी इज स्टिल अ कंडक्टिंग बॉडी। पीएमसी अभी भी पीएमसी के ही अंडर ये टेस्ट होना है, तो ये बात आपने याद रखनी है। वीपी के अकॉर्डिंग हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि जो पब्लिक का मेरिट क्राइटेरिया है, जितने भी पब्लिक कॉलेजेस हैं, अलामा इकबाल है, किंग एडवर्ड है, आपका सिम्स है, इनका मेरिट में, ये बात गौर से सुन लें, यूएचएस डिसाइड करेगी कि हमने मेरिट कैलकुलेशन में पूरी एफएससी लेनी है या सिर्फ इलेक्टिव्स लेने हैं। इलेक्टिव्स मतलब 4 सब्जेक्ट्स, इंग्लिश, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायो। ये यूएचएस डिसाइड करेगी कि हमने ये सिर्फ 4 सब्जेक्ट्स लेने हैं या पूरी एफएससी को काउंट करना है। बट जितने भी आपके प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनका कंफर्म है कि वो कंप्लीट एफएससी को काउंट करेंगे। ये बात आपने ध्यान रखनी है। ये आपको ऑफिशियली बहुत देर बाद पता चलेगी, 3-4 मंथ बाद पता चलेगी, जब आपके मेरिट कैलकुलेट्स हो रहे होंगे उस वक्त पता चलेगी। लेकिन ये वीपी का, इसका सोर्स वीपी अली रजा है। इस बात में आपको बता देना चाहता हूँ कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज। अब कॉलेज फॉर एग्जांपल अलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज है, आप यूनिवर्सिटी पे आते हैं तो किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी। ये बेसिकली क्या है, यूनिवर्सिटीज जो होती है ना हमारे पास, वो अपना टेस्ट, अपने सिस्टम खुद कंट्रोल करती हैं, वो अपना हेड खुद होती है। कॉलेज डिपेंडेंट होता है एक हायर अथॉरिटी के, दैट इज यूएचएस। यूएचएस के अंडर ऑलमोस्ट 16 कॉलेजेस आते हैं, जिसमें से सरफहरिस्त हैं अलामा इकबाल है, सिम्स है, अजहर नहीं, ये जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं ये भी यूएचएस के ही अंडर आते हैं। किंग एडवर्ड एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, वो अपने हेड खुद ही है, उसके एग्जाम्स हमसे अलग होते हैं। तो ये यूनिवर्सिटी और कॉलेज में डिफरेंस है। आपका जब इंशाल्लाह एडमिशन हो जाएगा, आपने यूनिवर्सिटी नहीं आना है, ये ना सोचना कि आप दोबारा कॉलेज में आ रहे हो, आप आज यूनिवर्सिटी नहीं रहे हो, लेकिन वो उसका नाम हम कॉलेज दे देते हैं, अलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज, सिम्स कॉलेज, अब बातें हैं जी आप पर सब्जेक्ट कितने एमसीक्यूज आप कर रहे हैं। देखिए टोटल एमसीक्यूज है हमारे पास 200। तो पर सब्जेक्ट जब हम बात आते हैं तो बायोलॉजी में आपको 68 एमसीक्यूज आएंगे। लास्ट ईयर भी आपको 68 ही आए थे, ठीक है, इस दफा भी 68 ही आ रहे हैं। बायोलॉजी का सेम क्राइटेरिया है लास्ट ईयर और इस दफा का। केमिस्ट्री में लास्ट ईयर 56 थे, अब चूंकि 210 से 200 पे आए हैं तो 10 एमसीक्यूज कहीं ना कहीं से आपको कम करने पड़ेंगे। तो 56 लास्ट ईयर थे, इस दफा उन्होंने 54 कर दिए हैं, 2 कम कर दिए, ठीक है, ये आपको डिटेक्शन होगी। फिजिक्स में भी 56 थे, इस दफा आपके 54 हो गए, 2 इधर से कम हो गए। इंग्लिश में आपके 20 थे, इस दफा 18 हो गए। ये बातें आपने बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट टाइम 20 थे, इस दफा 18 हो गए हैं, 2 इधर से कम हो गए। और लॉजिकल रीजनिंग के लास्ट ईयर 10 थे, इस दफा 6 हो गए, 4 इधर से हो गए। तो कुल मिला के आपके 10 एमसीक्यूज यहाँ से डिडक्ट हो गए हैं। अब 210 से 200 पे अब आ गए हैं। इस ईयर जो आपका क्वेश्चन होगा वो 200 क्वेश्चंस पर आपका मुश्तमिल होगा। ऑब्वियसली आपका इलेक्ट्रॉनिक होगा, आपको उसी तरह से आपको टैब्स दिए जाएंगे, जो सिस्टम चल रहा है आपका ब्राउजर के थ्रू आपका कनेक्शन होगा और आप टेस्ट दे रहे होंगे। एक और बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ जो स्टूडेंट्स इग्नोर कर देते हैं अक्सर स्टडी टेक्निक्स में, वो क्या है, आप जब टेस्ट परफॉर्म कर रहे होंगे तो उसके 70% एमसीक्यूज आपके क्रैम बेस्ड होंगे, लर्निंग बेस्ड होंगे, और जो 30% एमसीक्यूज हैं वो आपके होंगे डेरिवेशन, ठीक है। अब इनमें डिफरेंस क्या है, जो क्रैमिंग और रीडिंग पॉइंट्स होते हैं ना वो आपके रट्टा बेस्ड होते हैं, आपकी मेमोरी में रिकॉल होते हैं, आपने पढ़ लिए बुक में, आप जब टेस्ट में देखेंगे यार ये तो एमसीक्यूज मैंने इस लाइन में पढ़ा था, तो ऑब्वियसली ये हाँ इसका आंसर ये ठीक होगा। फॉर एग्जांपल डार्विन ने थ्योरी लिखी 1854 1856 में, तो आपका एमसीक्यू आ जाएगा डार्विन रोड थ्योरी डैश, तो आप करेक्ट ऑप्शन पे टिक लगा देंगे। ये हो गया रीडिंग या क्रैमिंग पॉइंट्स। ये आपके 70% एमसीक्यूज होंगे, मतलब आपके कुल मिला के ये बन जाते हैं 120-30 एमसीक्यूज तक बन जाते हैं। 30% आपके एमसीक्यूज होंगे जो एप्लीकेशन है, फार्मूला है, अब इनमें आपको मेहनत करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल फिजिक्स के आपके न्यूमेरिकल्स है, आपको मैथ्स की वन होगा, वेलोसिटी की वन होगी, आपने D = mv का फार्मूला लगाना है और मोमेंटम फाइंड करना है। अब इसमें आपको जरा मेहनत करनी पड़ रही है, आपने यूनिट्स कैलकुलेट करने हैं, आपने मल्टीप्लाई करना है, आपको एफर्ट करनी पड़ेगी। इस तरह के एमसीक्यूज 30% होंगे। तो जब आपने तैयारी करनी है ना, इस चीज़ को मद्देनजर रखना है कि 30% मुश्किल आएंगे, क्योंकि इनमें आपको मुश्किल
का सामना करना पड़ता है, इसमें आपको खपना पड़ता है, आपको फार्मूलाज रिकॉल करने पड़ते हैं, उनमें वैल्यूज लगाना इजी। तो इस तरह के 30% MCQs आएंगे। इसी तरह से केमिस्ट्री में आपको न्यूमेरिकल्स आ जाएंगे, भाई गिवन मैथ्स है, मोलर मैथ्स है, आप नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करें तो आप फार्मूला लगा देंगे m/n। और बिलीव मी, मैं ये नहीं है कि कल रात में फिजिक्स और केमिस्ट्री की मैंने किताब खोली थी तो ये फार्मूला लेके आया, ये मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी याद है। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि जब आप MD-CAT को अप्रोच करते हैं ना तो आप वर्ड वाइज अप्रोच करते हैं। ये मैं आपको टेक्निक बता रहा हूँ कि हाउ टू गेट एडमिशन इन हायर कॉलेजेस। जब आप बच्चे एडमिशन लेना है ना तो आपने वर्ड वाइज अप्रोच करना है। पहले पैराग्राफ वाइज, मतलब कोई पैराग्राफ नहीं छोड़ना, फिर लाइन वाइज, मतलब कोई लाइन नहीं छोड़नी, फिर वर्ड वाइज। अब इसका तरीका क्या है कि आपने डिफरेंट कलर के आप हाईलाइटर्स रखने, रेड, ऑरेंज, ग्रीन वगैरह, तो उससे आपने हर चीज़ को हाईलाइट करते रहना। सर एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ, वो आपने कंट्रोल में रखनी है, दैट इज़ अ फियर मैनेजमेंट। जब आप एग्जामिनेशन सेंटर में एंटर होते हैं, आप एक होते हैं और आप देखते हैं यार ऑलरेडी 3000 बच्चा बैठा हुआ है, एक एग्जामिनेशन सेंटर में 3000 बच्चा बैठा हुआ है, आप उनको देखकर डर जाते हैं यार ऑलरेडी इतने बैठे हैं। सर डरना नहीं है। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि अगर आप अकेला एक बच्चा 3000 को देख रहा है ना तो 3000 की नजर आप अकेले पे है। पावरफुल कौन हुआ? आप एक तरफ, 3000 एक तरफ, आप उनको देख के डर रहे हो, वो आपको देख के डर रहे हैं, डर सभी रहे होते हैं। तो ये आपने याद रखना है कि डरने की कोई जरूरत नहीं है। जस्ट लाइक इमरान खान वो कहता है कि घबराना नहीं है। बिलीव मी, अगर आप उनसे डर रहे होते हैं ना, वो भी आपसे डर रहे होते हैं। ये नेचुरल है। एंग्जाइटी इज अ नेचुरल प्रोसेस, बट स्ट्रेस इज नॉट अ नेचुरल प्रोसेस, इट इज एन एबनॉर्मल। एंग्जाइटी सबको होती है। एंग्जाइटी किसको नहीं होती? एंग्जाइटी उनको नहीं होती जो नवाब होते हैं, जो घर से नियत करके निकले होते हैं कि हमने आज टेस्ट फेल ही करके आना है। बस उनके पेरेंट्स का ड्रीम था हमारा बच्चा MD-CAT में क्लियर हो, वो इसलिए इस नियत से आए। जिस बच्चे ने मेहनत की है ना उसको एंग्जाइटी होनी है। बट स्ट्रेस चैंपियंस को नहीं होता। स्ट्रेस होता है जो कोवर्ड लोग होते हैं ना, जो एंग्जाइटी को सर पे सवार कर लेते हैं, स्ट्रेस उनमें आता है। सर आपने कभी भी स्ट्रेस नहीं आने देना, ये एक चीज याद रखिएगा। एंग्जाइटी नॉर्मल है, टेंशन लगती है यार, आप इतनी मेहनत करके इधर आए हो और आप क्या बनेगा या नहीं बनेगा, बट स्ट्रेस नहीं आने देना। अगर आपका स्ट्रेस आ गया तो आप परफॉर्म अच्छा नहीं कर सकेंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट MD-CAT 2022। आई ट्राइड माय बेस्ट टू कवर ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, आपकी A to Z मैंने इंशाल्लाह भरपूर कोशिश की थी कि कोई अल्फाबेट मिस ना हो रिगार्डिंग MD-CAT। अगर मजीद कोई क्वेरी हो तो आप SCS को अप्रोच कर सकते हैं, हमारे मेंबर्स हैं, काउंसलर्स हैं, हर एस्पेक्ट से गाइड करते हैं। ठीक है, आप उनको फ्रीली अप्रोच करें, कॉन्टेक्ट करें। दैट वाज फ्रॉम माय साइड। थैंक यू।